नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी विषय इतिहास अध्याय 6 चैप्टर 6 राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चैप्टर का नाम राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो अब हम इसमें जो पढ़ेंगे वो महाजनपदों के काल के बारे में पढ़ेंगे। तो उस समय कौन कौन से जनपद हुए, कौन विशिष्ट जनपद हुए। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। 50 वर्ष क्यों बोला? मैंने पहले चैप्टर में तुम लोगों को पढ़ाया था कि बेस जो हम लोगों ने लिया है वो 2000 लिया है, सन 2000। तो 2000 से 50 वर्ष मतलब 1950। तो पहला चुनाव 1951 में हुआ था। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे ये पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, जैसे अश्वमेध यज्ञ। बहुत बड़ा आयोजन होता था। इसमें क्या होता था, एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और घोड़ा जो होता था वो स्वतंत्र विचरण करता था, इधर उधर घूमता था। और मान लो किसी ने उस घोड़े को रोक लिया तो जिसने भी अश्वमेध यज्ञ किया है उससे राजा को लड़ाई करनी पड़ती थी। और यदि जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है उस राजा ने दूसरे राजा को हरा दिया, मतलब जिस राजा ने उसका घोड़ा रोका है, तो अगर वो हार गया तो वो उसका साम्राज्य अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ मिल जाएगा। और अगर ये हुआ कि अश्वमेध जिसने किया उसका वही राजा हार गया तो वो वाला राज भी उसके यहाँ साथ चला जाएगा जिसने घोड़ा रोका है। तो ये एक तरीके की प्रक्रिया थी जिससे राजा शक्तिशाली बनता था। और भी बहुत सारे यज्ञ होते थे, जैसे राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। तो ये हम और डिटेल बाद में बताएंगे। जैसे राजसूय यज्ञ क्या होता था, जब किसी का राज्याभिषेक होता था तब किया जाता था। इसके अलावा गृहस्थों के लिए भी यज्ञ हुआ करते थे, जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, नर यज्ञ, भूत यज्ञ। तो बहुत सारे तरीके के यज्ञ थे। इनके बारे में डिटेल और से पढ़ाएंगे क्योंकि अभी हमें एनसीईआरटी पे कंसंट्रेट करना है। तो इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। आजकल भी लाते हैं। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। ये परंपरा बाद में भी रही। तो बहुत सारी जगहों पर इनके लिए विशिष्ट पद बनाए जाते थे, जिनका काम क्या होता था, राजा की विशेषताओं के बारे में राजा की विजयों के बारे में लोगों को बताते थे। जैसे भाट और चारण की परंपरा बाद में डेवलप हुई। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो वर्ण व्यवस्था की शुरुआत जो है हम लोग पहले ऋग्वेद में देखते हैं। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में ये चीज़ दिखाई देती है कि एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ जिसमें से एक कोई मानव जैसा निकला। उनको ब्रह्मा कहा गया और उनके मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है, हाथ से क्षत्रियों की उत्पत्ति होती है, पेट से उदर से वैश्यों की उत्पत्ति होती है और पैर से शूद्रों की उत्पत्ति होती है। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा और मैं डिटेल से बताता हूँ। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा जमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। किस समय? उस समय की बात हो रही है, अभी की नहीं। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे गए। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे।
जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। इसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। तीसरा स्थान विश्व या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार रखते थे। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। तो पहला क्या था, ऋग्वैदिक काल में यही चीज़ कर्म के आधार पर होती थी। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा वर्ण वाला होगा। लेकिन यहाँ आते आते, उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये क्या हो गया यहाँ पर कि वो जन्म आधारित हो गया। उदाहरण के मतलब ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे, तो कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण को सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही सीमित था। अब जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का क्या मतलब होता है, जन के बसने की जगह। क्या, जन के बसने की जगह। ये मानचित्र देखो नीचे, इसमें बहुत सारे तुमको जनपद दिखाई देंगे, जो बड़े बड़े जनपद हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे हस्तिनापुर, कुरु, कौशाम्बी, कौशल, मगध, वैशाली, अवंती, उज्जैन, वज्जी, अंग, तक्षशिला, गांधार। गांधार जो अभी तुम लोग अगर महाभारत देख रहे होगे तो गांधार नरेश शकुनी और उन्हीं की बहन गांधारी, तो ये गांधार जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि जनपद ये हुआ करते थे। तो पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली के पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसके प्रमुख स्थल हैं। तो ये याद रखना कौन कौन से स्थल हैं जहाँ पर खुदाई हुई है महाजनपदों की। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। तो नीचे एक मिट्टी का बर्तन देख रहे हो तुम लोग। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है, जैसा कि तुम देख रहे हो। ठीक है, ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में है। तो ये जो देख रहे हो, तो सामान्यतः इस क्षेत्र में क्या होता था, थालियाँ और कटोरियाँ ज़्यादा मिली हैं। तो पात्र जो बनाए जाते थे बहुत पतले होते थे और चिकने होते थे, और सुंदर सा इसमें कुछ ज्यामिति बनाई जाती थी। तो क्या रहा होगा इसके पीछे, तो कहानी तो उतनी ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि जो भी मिला है खुदाई किससे ही मिला है। तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन हुआ, मगध। मगध का उत्कर्ष हुआ। फिर वहाँ पर बहुत सारे राजवंश आए, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात उनके चारों लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा।
कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि को भी दर्शाते थे और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरीके की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुषों, बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। तो पिछले चैप्टर्स में तुम लोगों को दिखाया भी है और आगे के चैप्टर्स में भी दिखाएंगे ये सिक्के किस प्रकार के थे। तो ये जो अभी फ़ोटो तुम लोग देख रहे हो, ये कौशाम्बी ज़िले की दीवार मिली है, ठीक है। ये आधुनिक उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास है। तो ये ईंट की दीवार के अवशेष मिले हैं। तो ये भाग जो मिला है ये करीब माना जाता है कि 2500 साल पुराना रहा होगा। अब क्या था, महाजनपदों में कर व्यवस्था क्या थी, टैक्स सिस्टम क्या था। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूल करने लगे थे, क्योंकि बिना टैक्स सिस्टम के, बिना कर आए वो कहाँ से रेगुलर कोई भी खर्चा करना होगा तो कहाँ से करेंगे। तो कैसे होता था, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। टैक्स को क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टैक्स को उस समय, मतलब कर को उस समय क्या कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसा कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन का काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पादक के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। मतलब सब लोगों के लिए अलग अलग तरीके के टैक्स सिस्टम हुआ करते थे। अब इस काल में और क्या हुआ, इस काल में एग्रीकल्चर में, मतलब कृषि में थोड़ा बहुत चेंज आए, परिवर्तन आए। तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे और कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरा क्या हुआ, लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। वे काम ज़्यादातर दास, दासी या भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। अब जरा एक बार फिर से मानचित्र देखो। मानचित्र में मगध ढूंढो। मगध जो है कि अभी वर्तमान में बिहार में तुम्हें दिखाई देगा। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियां मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए भी बहुत उपयोगी थे। मगध में सबसे पहला शक्तिशाली शासन जिनका रहा वो थे हर्यक वंश, जिसकी स्थापना करी थी बृहद्रथ ने। लेकिन इसके बाद इनके 2 शक्तिशाली शासक हुए, बिंबिसार और अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। हालांकि महापद्मनंद के बीच में शिशुनाग वंश भी आया, ठीक है, शिशुनाग वंश भी आया। महापद्मनंद ने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में इसे पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। पाटलिपुत्र मतलब वर्तमान का पटना।
2300 साल से भी पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। ये बहुत बार पूछा गया है कि किस नदी के किनारे सिकंदर पहुंचा। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। तो याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है कि सिकंदर किसका समकालीन था, मतलब भारत में उस समय किसका शासन था। उस समय घनानंद का शासन था। अब एक बार फिर से जरा मैप देखो और उसमें वज्जी संघ ढूंढो। तो मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्रराज था जिसकी राजधानी वैशाली थी, जहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण का मतलब क्या होता है, कई सदस्यों का समूह, और संघ का भी मतलब बहुत सारे लोगों का समूह। तो गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। राजाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। कम्मकार मतलब शिल्पकार नॉर्मली हुआ करते थे, सामान्यतः उनको शिल्पकार कहा जाता था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। तो बुद्ध और महावीर के बारे में भी हम लोग आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो गुप्त राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से आगे। अब जरा फिर से एक बार मैप देखो, विश्व मैप, और इसमें यूनान और एथेंस देखो कहाँ है। यूनान और एथेंस क्यों? क्योंकि लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। दासों को हर जगह बहुत कम अधिकार प्राप्त थे, भारतवर्ष में भी। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देना होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। दास और नागरिक, अभी मैंने तुम लोगों को शुरू में पहले बताया था कि दास और महिलाओं को कई जगह यज्ञ करने का भी अधिकार नहीं था। वैसे यहाँ पे भी औरतों को नागरिकता नहीं दी गई है। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। तो अब आते हैं हम लोग इसमें प्रश्न कौन कौन से बनते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ मैंने जैसे बताया बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के साथ जो मैंने और भी यज्ञ बताए थे, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, ठीक है। उसके बाद वर्ण व्यवस्था क्या है, जनपद क्या है, महाजनपद क्या है, कर सिस्टम मतलब टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, जो मैंने तुम लोगों को 1/6 भाग बताया और भाग बताया, ठीक है। गण क्या होता था, संघ क्या होता था, प्रजातंत्र क्या होता था। उसके बाद दिल्ली, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, यहाँ सब क्या चीज़ें मिली हैं। इसी के साथ मगध जो था बहुत शक्तिशाली शासन के रूप में उभर रहा था। हल के फाल में लोहे का प्रयोग होने लग गया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर से तुम लोगों को मिल जाएंगी। हाँ, एक और चीज़ इसमें कि मजबूत किलेबंदी भी बहुत सारी चीज़ें होने लग गई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, किलेबंदी वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट में हम लोगों का होगा चैप्टर 7। तो सभी को आज के लिए धन्यवाद।